मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है प्रदीप पंड्या। और प्रदीप, फाइनली एक ब्रीदर, एक अच्छा खासा ब्रीदर 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद फाइनली आज मार्केट्स में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग को तक कहना पड़ेगा, शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिली, जहाँ निफ्टी 10,900 के पास जाके बंद हुआ और सेंसेक्स 36,000 के पार गया। अच्छी खासी खरीदारी और खासकर आईटी कंपनीज क्या सहारा दिया। इनफैक्ट प्रदीप, आज सुबह जब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी, मैं ही पढ़ रहा था ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट, तो मॉर्गन स्टैनली ने तो डरा दिया था, सिर्फ इन्फोसिस को अपग्रेड कर रहे हैं, बाकी सब डाउनग्रेड, टीसीएस डाउनग्रेड, माइंडट्री डाउनग्रेड, जितने भी है सब डाउनग्रेड। लेकिन देखिए आज आईटी कंपनीज ही है जिन्होंने सहारा दिया। तो मार्केट के इस ट्रेंड को कैसा देखा जाए प्रदीप, और खासकर आईटी कंपनीज? देखिए, आज के दिन आपने जो आईटी का नाम लिया वो बात सही है, और उसके साथ ही साथ आरआईएल। अगर आप कंट्रीब्यूशन के नजरिए से देखें कि बाजार को चलाने वाली आज कौन सी कंपनियां थी, टीसीएस, इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज, खास तौर पे आरआईएल जिसने अकेले पूरी तेजी में 1/4 कंट्रीब्यूशन दिया है, और बाकी आईटी कंपनीज ने मिलकर के, 2 दिग्गज आईटी कंपनीज ने मिलकर के बाकी का कंट्रीब्यूशन 1/4 का किया। तो आधी तेजी तो इन्होंने ही करा दी। रुपया भी कमजोर हुआ, उसका असर आपने आईटी पे आते हुए देखा, और बोनस, डिविडेंड सब कुछ मिल रहा है, तो इस समय लोग खुश हैं। आईटी स्टॉक्स के लिए ये पुल बैक, काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है, और रिलायंस की लीडरशिप, ये दोनों एक साथ हो गए। इस वजह से आपको आज का ये मूव दिखाई दिया है। बाजार में साथ ही साथ कुछ हद तक प्री बजट रैली की तैयारी दिखाई दे रही है। अलग अलग सेक्टर्स पे कुछ अच्छी खबरें आने की उम्मीद, लोगों के लिए इन जनरल एक टैक्स कट की उम्मीद, वो सब भी बिल्ड हो रहा है। भले ही इंटरिम बजट क्यों ना हो, लेकिन इलेक्शन के पहले का बजट है, तो ये सारी चीजें मतलब प्री इलेक्शन रैली थी, तो समझते हैं प्री बजट रैली का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि आज आपने देखे बजट के अंदर ही सारी चीजें आए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छी खबरें आएंगी। इस उम्मीद में आपने फर्टिलाइजर में तेजी देखी है, इस उम्मीद में आपने शुगर में तेजी देखी है। तो जब ब्रॉड मार्केट में भी एक अच्छी तेजी बनती है, ब्रॉड बेस्ड रैली बनती है, तो ट्रेडर्स का मूड सुधर जाता है, और वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है बाजार की इस तेजी में। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ मिलकर चले हैं, और बड़ा कंट्रीब्यूटर ग्लोबल मार्केट्स भी रहे हैं, क्योंकि आज तो हमने ब्रेक्जिट की कहीं चिंता थी ही नहीं, जबकि इतना अहम वोट होने वाला है। लेकिन जब डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर हो तो ग्लोबली सब कुछ ठीक ही लगता है, और फिर क्रूड थोड़ा नीचे हो तो हमारे लिए सोने पे सुहागा। ऐसा लगता है ना कि जो ग्लोबल इवेंट्स है वही ड्राइव कर रहे हैं मार्केट को। कभी कभी तो ऐसा लगता है मार्केट भूल के चल रहा है उनको, क्योंकि ये है नहीं है, एक ही बराबर है। नहीं, देखिए, कल हम काफी ज्यादा नीचे आ गए थे, तो नीचे का टारगेट कल मीट हो गया था। आज मुझे ऐसा लग रहा था, और आज मैं ये मानूंगा कि सुबह का मेरा जो अंदाजा था वो गलत साबित हुआ। 10,800 के ऊपर बाजार निकल के टिक पाएगा ऐसा मुझे लगा नहीं था, लेकिन शुरुआत ही हमने काफी मजबूत दिखाई, और उसके ऊपर जिस तरह से टिके, तो वहां से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई। 10,800, 810 के लेवल के ऊपर जब बाजार टिक गया, और आखिर घंटे में जो बचे खुचे शॉर्ट्स थे वो 10,860 के ऊपर जब मार्केट निकला, वो दूसरा एक अहम लेवल था निफ्टी के लिहाज से, तो वहां से फिर ट्रिगर हुए। तो शॉर्ट्स बुरी तरह से कटे हैं, और काफी नुकसान में गए होंगे, ऐसा साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, फंसे हैं। अब कल के दिन 10,925 का लेवल अहम है। अगर अब इसके ऊपर निकल जाते हैं तो फिर ये जो ब्रेकआउट है वो कंफर्म होगा, और फिर आप यहाँ से अब ये मान के चलेंगे कि पिछले जो तकरीबन 3 हफ्तों का कंसोलिडेशन था वो खत्म हुआ। अब ऊपर रेजिस्टेंस देखना बंद कीजिए, अब स्टॉप लॉस के साथ तेजी कीजिए जहां तक ये मार्केट आपको ले जाए। हाँ, तो उस स्थिति में आपको अब शुरू में जो 11,200 तक के टारगेट आ रहे थे, उनकी बातें फिर से शुरू हो जाएंगी। एक बार आप 925 के ऊपर निकले तो ऐसा लगता है, लेकिन कहते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड, ग्लोबल मार्केट्स कुछ परेशान ना करें, क्रूड हमें हैरान ना करें, सब कुछ ठीक रहे, ऐसी उम्मीद रखते हैं। एक और तकलीफ है, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था मार्केट कहीं ना कहीं वो 10,500 से 10,900 इस रेंज में ही ट्रेड करता है। 10,900 के पास जाता है, फिर फिसल जाते हैं, फिर वो 10,500, 10,600 के आसपास जाता है, फिर तेजी आ जाती है। तो क्या ये वो लेवल हम पहुंच गए कि यहाँ से फिर से फिसलेंगे? नहीं, देखिए, आपकी इस रीडिंग से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप ये भी देखिए कि बाजार तकरीबन, अगर मैं आपसे कहूं कि दिसंबर करीब 1 महीने से, पिछले 4 या 5 हफ्ते से, ना तो नए हाइज बना रहा था, ना तो नए लोज बना रहा था। ये एक बड़ी बात थी कि कंसोलिडेट कर रहा था और एक सीमित दायरे में घूमता जा रहा था। अब आज हमने पहली बार ऊपर के लेवल पर एक रुकावट को पार किया है, तो अब इसलिए ये मूव अहम है, क्योंकि आप ये देखिए कि 9 तारीख का जो हाई था वो था 10,870, और आज आप उसके ऊपर निकले हैं और उसके ऊपर बंद हुए। तो पहला स्विंग हाई डेली चार्ट पे बन रहा है, जो आपको ये बता रहा है कि वो जो एक कंजेशन का पीरियड था वो खत्म हो गया, अब नया हाई बन गया। तो हम क्या कहते हैं, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स, और ये क्या था,
लोअर टॉप्स हायर बॉटम्स, ओके, ये फॉर्मेशन था। उससे निकल के आप फिर से हायर टॉप्स हायर बॉटम के फॉर्मेशन में अब चले जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। तो ज्यादा अहम जो टॉप था वो 925 वाला था, इसलिए मैं कल के दिन उस लेवल पर नजर रखूंगा। उसके ऊपर अगर हम निकल गए तो फिर आपको एक और अच्छी तेजी का ये लेग आगे बढ़ेगा। 925-950 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? हाँ, तो अब मैं ये कहूंगा कि 925 के ऊपर अगर आप निकल जाते हैं, बल्कि मुझे तो अभी लग रहा है कि एक ब्रेकआउट तो हो चुका है बाजार में और तेजी बनेगी, लेकिन कल के दिन इमीडिएटली, चूंकि आप एक बहुत लंबी चाल चल चुके हैं, तो आप देखिए कि आप अगले रेजिस्टेंस पे अटक के थोड़ा रिट्रेस होते हैं, थोड़ा सुस्ताते हैं या फिर वन वे जाते हैं। इसलिए कल तेजी करने से पहले उस लेवल पे नजर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया था, मुझे लगता है कि वो फिर प्लान बी लेकर आएंगी 3-4 दिन के अंदर ही। तो अभी तुरंत कुछ नहीं होगा। फाइनली जब वो रिजाइन करे, नया रेफरेंडम आए या नया चुनाव की घोषणा हो, तब वहाँ पे कुछ नया होगा। अभी तो ये कब से चल रही है कश्मकश, और अब वहाँ के पॉलिटिशियंस क्या करते हैं पता नहीं। हम तो अभी हमने जिन लोगों ने भी नेटफ्लिक्स पे हाउस ऑफ कार्ड्स देखा है, अमेरिका की पॉलिटिक्स पे वो पूरा बेस्ड था, तो उन्हें पता चल गया है कि हमारे यहाँ जैसी पॉलिटिक्स होती है वैसे सब जगह होती है। किसी गलत फहमी में ना रहे, पॉलिटिशियंस हर जगह एक जैसे ही होते हैं, तो क्या करेंगे उनको करने दीजिए। चलिए ठीक है, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ रवि नवलानी पूछ रहे हैं, भारत फौज फॉर डिफेंस बजट पिक। ओम, ये डिफेंस बजट पिक देना चाहते हैं कि पूछ रहे हैं कि डिफेंस बजट पिक के लिए ले क्या भारत फौज? उनको ऐसा लगता है कि बजट का समय आ गया है, डिफेंस की बात होनी चाहिए, तो ये पिक होगी क्या? देखिए, इंटरिम बजट है, डिफेंस बजट में बड़ा बूस्टर क्या आएगा वो कॉल लेनी मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि किसानों के लिए ज्यादा काम होगा, मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा काम होगा। उम्मीद की जा रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इनके लिए थोड़ी बहुत कुछ चीजें शायद आ सकती हैं, लेकिन डिफेंस के लिए कुछ नया पॉजिटिव हो ये कहना मुश्किल है। तो वो आप थोड़ी बहुत दूर की कौड़ी देख रहे हैं मुझे लगता है। उसके लिए आपको जो अगला बजट जुलाई में आएगा नई सरकार का, उस पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन भारत फोर्ज पे आपका सवाल है, तो उसका जवाब हम देते हैं आपको। भारत फोर्ज पे बहुत समय से हमारी कॉल ये रही है कि फिलहाल इससे दूर रहे। मदरसन सुमी पे आज ही आपने देखा कोटक ने एक नया डाउनग्रेड दिया है, 140 का प्राइस टारगेट। तो अभी तक ग्लोबल ऑटो मार्केट संभल नहीं पाया है, और इस वजह से अभी भी आपको भारत फोर्ज पे बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए एंट्री लेने के लिए। अच्छा, मुझे लगता है कितना वक्त हो गया, तकरीबन 3-4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। इस स्टॉक ने अप्रैल में अपना हाई बनाया था, और वहां से अब 8 से 9 महीने हो गए, तब से ये लगातार कमजोर हो रहा है और हर महीने या दूसरे महीने नया लो बना लेता है। अभी तक इसके जो बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं, खासतौर पे वो अमेरिका वाले जो क्लास 8 ट्रक के आंकड़े आते हैं, जिनको ये बड़े सप्लायर हैं, जो इनका बड़ा एक क्लाइंट है, वो कमजोर बने हुए हैं। तो फंडामेंटल्स में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, और प्राइस में भी वही दिख रहा है। जल्दबाजी मत कीजिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन हिस्टोरिकली मैंने ये देखा है पिछले सालों के दौरान कि ये आपको अच्छे एंट्री पॉइंट्स देती है। ऑटो एक साइक्लिकल सेक्टर है, और वो भी ग्लोबल ऑटो के साथ जुड़ी हुई कंपनी आपको मौके देती है, तो सही मौके का इंतजार कीजिए। जब आएगा हम आपको बताएंगे कि मौका आ चुका है। और डिफेंस के लिहाज से तो उसको ना ले तो ही अच्छा है। अभी नहीं, और ऐसे भी देखिए इसका जो डिफेंस कारोबार है वो इस कंपनी में नहीं है, पर ये सप्लायर जरूर है उस कंपनी के लिए, और प्राइवेट सेक्टर से प्रोक्योरमेंट ये पूरा ही अलग मामला है, जिस पर इस सरकार ने उतनी तेजी नहीं दिखाई जैसी कि उम्मीद थी। तो डिफेंस पिक अगर आपको करनी है तो BEL ले लीजिए, आप ये क्यों लेंगे? चलिए BEL ले लीजिए, ज़्यादा फायदा होगा। DCB बैंक पे काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं। अरविंद मोहन सक्सेना पूछ रहे हैं कि आई हैव 100 मयूर उंदाले पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या होगा। कल तो प्रदीप नतीजे आने वाले इस बैंक के। हाँ, तो अगर नतीजे अच्छे आए तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 203-204 तक के लेवल दिखा देगा, तो आपके लिए ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है। हमारा अनुमान यही है कि नतीजे अच्छे आएंगे, बिजनेस ग्रोथ 25% के आसपास होगी, लोन में यानी कि बढ़ोतरी। NPAs अगर 2% से नीचे बने रहते हैं, 1.9 के आसपास जैसे कि थे, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको तेजी दिखा सकता है। एक और अच्छी बात इनके लिए ये हुई है, ये मेनली SME सेक्टर को कैटर करते हैं, और SME सेक्टर के लिए हाल में RBI ने जो नई रिस्ट्रक्चरिंग की पॉलिसी जाहिर की थी, उसका भी फायदा इनको मिल रहा है। तो व्यू पॉजिटिव है, 204 के इमीडिएट टारगेट होंगे, और बने रहिए। ओके, चलिए प्रदीप अगला सवाल लेता हूँ शक्ति सिंह का। ये ICICI प्रू लाइफ के पूछ रहे हैं 342 व्यू फॉर लॉन्ग टर्म या सेल करके नीचे के लेवल पे एंट्री ले। प्रदीप ये जो स्टॉक्स है ICICI प्रू, SBI और HDFC परसों फ्राइडे को अच्छे चले थे, कल तीनों गिरे थे, और ICICI प्रू तो 3-4 दिनों से लगातार चलते जा रहा है। आज भी जहाँ तक मुझे याद है स्टॉक में अच्छी खासी रिटर्न्स, अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। इस स्पेस में हो क्या रहा है, और खासकर ICICI प्रू में?
तो आपकी याददाश्त ठीक है, पिछले 5 में से 4 दिन स्टॉक ने अच्छी तेजी दिखाई है। ICICI प्रू और SBI लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही स्टॉक मुझे अच्छे लगते थे, दोनों स्टॉक गिरे। इसकी वजह यह थी कि काफी ओवर ओन्ड हो गए थे और जब प्रेशर आया पिछले दिनों मिड कैप स्टॉक्स पे काफी रिडम्पशन हुए फंड्स वगैरह में, PMS में, तो चूंकि ये सबके पास था तो यही सबसे ज्यादा बिका। राइट। अब इस लेवल पर SBI में अच्छा रिट्रेसमेंट हो चुका है, अच्छी तेजी बन चुकी है, ये थोड़ा पीछे है तो ये कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। उस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो अभी भी अगर आप इसके हाईस पर नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्टॉक काफी सस्ता है, क्योंकि इसके हाई थे 509 रुपए के आसपास और अभी भी आपको ये 350 पे मिल रहा है। क्या उस लेवल पर वापस जाएगा? जरूर जाएगा, वक्त कितना लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आप साल 1.5 साल का इंतजार कर सकते हैं तो ये अपने पिछले हाईस को छू ले, इसकी पूरी संभावना है। जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हर क्वार्टर दर क्वार्टर, साल दर साल प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज LIC से मार्केट शेयर गेन कर रही है। तो जाहिर है कि ICICI प्रू में अग्रणी है। चूंकि इंश्योरेंस सेक्टर में हम आगे बहुत लंबी ग्रोथ देखते हैं, इसलिए मेरा ये मानना है कि इस समय ये स्टॉक, अगर आप इसके लिस्टिंग के बाद से अब तक के करीब 3 साल हुए हैं, हाईज और लोज देखिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये 10 साल के लिए लेने वाली कंपनियां हैं, तो ये स्टॉक 300 से नीचे और 500 से ऊपर आसानी से जाता हुआ नहीं दिखता। आज आपको 350 पे मिल रहा है, अच्छा वैल्यूएशन है, अच्छा लेवल है जिस पर आप खरीदेंगे। तो ट्रेडिंग वेडिंग मत कीजिए इसमें, 6 महीने बाद निकल के क्या करेंगे, रखिए इसको 5 से 10 साल तक और एक स्टॉक मत लीजिए। आप ऐसे ही वेट कीजिए जब आपको SBI कभी नीचे के लेवल पर मिले, जहां भी करेक्शन हो, तो इस सेक्टर की कम से कम ये 3 बड़ी कंपनियां, HDFC, स्टैंडर्ड लाइफ, SBI, और इसको आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बजाज फिनसर्व भी लेते हैं कभी किसी अच्छे डीप करेक्शन में, तो एक पोर्टफोलियो बनाइए 4-5 शेयर्स का और फिर इसको 10 साल के लिए रखिए। ये बड़ी और लंबी स्टोरी है, आपको माला माल कर सकते हैं ये स्टॉक। ट्रेड करने की कोशिश मैं तो नहीं करूंगा, आप करना ही चाहते हैं तो ठीक है, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इस समय करीब 375 के टारगेट मुझे इमीडिएटली नजर आ रहे हैं, उस टारगेट के साथ पोजीशन होल्ड कीजिए। स्टॉप लगाना है तो मैं लगाऊंगा तकरीबन 330-325 के आसपास। ठीक है। अगला सवाल राहुल राठी, निफ्टी सेल किया है इन्होंने 10,880 जैन का, बट अभी जैन की फ्यूचर्स की होंगे। जैन फ्यूचर्स आपने किए? ओके। देखिए मैं भी सोच रहा था आज कि 10,860 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन बाजार बंद होते समय की जो पोजीशन थी उस हिसाब से मेरा व्यू ये था कि अगर कोई मंदी की पोजीशन है तो काट लीजिए, क्योंकि 10,860 के ऊपर कैश निकल गया और फ्यूचर्स के लिहाज से जो आप लेवल बता रहे हैं, मेरा लेवल था वहां पे 10,905 के करीब का, तो उसके भी ऊपर जाहिर है कि निफ्टी फ्यूचर निकल चुका है आज। अब ऐसी स्थिति में आप आपने पोजीशन जो होल्ड रखी है ऊपर के लेवल पर बनाई है। कल जो कैश मार्केट के लेवल में देख रहा हूँ 10,925 की हम बात कर रहे थे जैसे कि अभी, तो फ्यूचर्स में मेरा ख्याल है कि ये लेवल करीब 10,975 के आसपास का हो जाएगा, जहां तक मेरा अंदाजा है। लेकिन मैं आपको देखकर बता देता हूं कि एग्जैक्टली वो लेवल क्या होगा जहां आपकी नज़र होनी चाहिए ना। तो ये इस समय जो चार्ट में देख पा रहा हूं, मुझे लगता है कि आपके लिए जो हम स्विंग हाईस की बात करते हैं 10,985 हाँ या 11,006 के लेवल आ रहे हैं, तो अब इस लेवल पर आपकी नज़र कल होनी चाहिए। अगर निफ्टी फ्यूचर्स के लिहाज से आप 11,000 के ऊपर इसको टिकते हुए कहीं देखते हैं तो फिर ये मानना पड़ेगा कि अब ये नए हाइस के दौर में आ गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इतना वेट करना चाहिए, ये लेवल बहुत ऊपर के हैं। मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर कल आज के हाइस के ऊपर निकलकर बाजार टिकता है शुरुआत में, तो आज के हाइस थे 10,940 के आसपास फ्यूचर्स में, तो फ्यूचर्स आपने लिया है, मैं उसी के लेवल बता रहा हूँ। 10,940 के ऊपर अगर आपको कल टिकता हुआ नजर आए पहले घंटे में, तो आप एक बार पोजीशन काटिए, फिर वेट एंड वॉच कीजिए। आपने काम बहुत सटीक किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये रोज करते होंगे। अगर ऐसा करते होंगे तो कल आपको काफी नीचे में एक लॉन्ग का मौका भी जरूर मिला होगा। काफी लोग ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, दिन की रेंज पकड़ते हैं 100-150 पॉइंट की और टॉप पे बेचने के लिए और लॉन्ग नीचे बॉटम पे लेने के लिए डालते हैं। जब जो आ जाए एक अच्छे सपोर्ट लेवल पर आपको एंट्री मिलती है, अच्छे रेजिस्टेंस पे आप शॉर्ट कर पाते हैं। लेकिन आज ये दांव आपका गलत पड़ गया है, आप काट के नहीं गए, ये मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि इतना जिस तरह आपने जिस लेवल पर बेचा है वो बताता है कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं और आपको बाजार के लेवल समझते हैं। तो फिर जब बाजार आपके खिलाफ जाए तो थोड़ा डिस्पैशनेट होकर काट लेना चाहिए। आज मैं कह रहा हूँ कि मैं गलत पड़ा हूँ, तो ठीक है। मैं कह रहा था 10,860 के ऊपर बाजार नहीं जाएगा, सारे दिन नहीं गया, लगातार हम वहीं पे टॉप बना रहे थे, पर आखिर में चला गया। तो जब चला गया तो चला गया, फिर आप बाजार
फिर आप बाजार से लड़ते नहीं है, बाजार का व्यू चैलेंज नहीं करते। ट्रेंड इज माई फ्रेंड, और वो आपके अगेंस्ट है। ओके, काटना पड़ेगा आपको कल, मुझे लगता है। चलिए काट लीजिए, पोजीशन ज्यादा बेटर होगा। अगर कोई कुछ दुनिया में ऐसा हो गया कि कल नीचे खुले बाजार, तब बात अलग है। हाँ। अगर बाजार ऊपर खुलता है, आज के हाई से ऊपर जाता है 10,940 के ऊपर, तो जरूर काटिए। चलिए ठीक है। अगला सवाल प्रवीण प्रकाश, NIIT टेक 150 शेयर 1148 के लेवल पे शॉर्ट टर्म व्यू पूछ रही है। सॉरी, NIIT टेक के 150 शेयर 1148 के लेवल पे लिए हैं और ये शॉर्ट टर्म व्यू पूछ रहे हैं। प्रवीण प्रकाश का सवाल है ये। NIIT टेक ये वो कंपनी है जिसने मेरे ख्याल से 2018 में, हाँ कैलेंडर ईयर 2018 में काफी बेहतर रिटर्न्स कमा के दिए इसने। NIIT टेक ठीक है, और मेरे ख्याल से ये बाई लिस्ट में होना चाहिए आपकी। इनका एंट्री लेवल एक बार फिर से बताइएगा। 1148। तो आज आप मुनाफे में हैं, आपका ये मुनाफा कायम रहे इसके लिए आप 1137-38 के आसपास एक स्टॉप लगा करके आगे बढ़ सकते हैं, पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। NIIT टेक में जो हमने हाल के दिनों में तेजी देखी, यहाँ पे थोड़ी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की भी खबरें आई हैं, उसका भी असर पड़ा है। IT सेक्टर में मिड कैप IT के लिए आउटलुक बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो रिलेटिवली मजबूती दिखाता रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर एक अच्छी स्टॉक में आपने एंट्री ली है, आप इस स्टॉक पे बने रहें और एक स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे कि मैंने कहा 1137 के आसपास नतीजों का मौसम है, नतीजों पर जरूर नजर रखिएगा। अगर आप ट्रेडिंग के व्यू से आए हैं, जैसा कि मुझे लग रहा है कि आपका बहुत लंबा रुकने का व्यू नहीं है, एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, चूंकि आप एक ट्रेडर हैं, तो आज के जो लेवल थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर किसी भी वजह से ये स्टॉक मुझे कल रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया, तो मैं एक बार पोजीशन काटूंगा, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म आपके जो टारगेट्स होते हैं ना, कभी दिन 2 दिन के टारगेट होते हैं, कभी आपके हफ्तों के टारगेट होते हैं। अगर आपका टारगेट कुछ हफ्तों का है तो आप स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे, लेकिन अगर आपका टारगेट कुछ दिनों का है तो कल के लिए आप इस बात पे जरूर नजर रखें कि 1191-1192 के ऊपर ये स्टॉक निकले और वहां पे टिका रहे। आज ये गया था दिन में, आज इसने 1203 का हाई बनाया है, उसके बाद नीचे आकर बंद हुआ। तो टेक्निकली ये लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये 1191-92 के ऊपर नहीं टिक पाता है कल, और किसी भी वजह से जो आज का लो था 1180 इसने तोड़ दिया, तो वहां पर एक बार आप निकल जाइएगा इस स्टॉक से, ये मेरी सलाह है। प्रॉफिट में निकले ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो फिर नीचे आपको एंट्री मिलेगी ना। इसमें एंट्री लेने का लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ। दोबारा आप 1130 से 1140 के बीच में कहीं एंट्री ले सकते हैं। ओके, चलिए 1130-40 के बीच में फिर एंट्री ले सकते हैं। अगला सवाल वर्धमान गुप्ता, फ्यूचर कंज्यूमर्स बता दो भाई। 300 शेयर है 51 के रेट पे। फ्यूचर कंज्यूमर, मुझे याद है प्रदीप, शायद मॉर्गन स्टैनली था या कौन था, एक समय था इस स्टॉक पे 190 के प्राइस टारगेट दिए गए थे। जब ये पता है पूरा फ्यूचर ग्रुप, जितने भी फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक से सब भाग रहे थे, तब मुझे याद है 190 के आसपास के प्राइस टारगेट दिए गए। देखिए ये स्टॉक तो करीब सिंगल डिजिट में लिस्ट हुआ था। हाँ, 10-11 रुपए पे ट्रेड करता था एक समय पे। उसके बाद 80 रुपए तक जाकर आया है। तो अगर आपके पास 10 रुपए वाले स्टॉक हैं आज 43 रुपए में भी, तो आप जाकर के बयानी साहब से शिकायत तो नहीं कर सकते कि आपने कुछ बहुत खराब किया हमारे साथ। अब ये कितने सालों में हुआ है? मैं पिछले 3 सालों की बात कर रहा हूँ मैक्सिमम, बल्कि 2 ही साल हुए। इस वक्त राय क्या है? इस वक्त ये स्टॉक ठीक है, साइडवेज में जा रहा है। इसमें कोई बहुत ना तो मुझे बहुत शानदार कोई तेजी दिख रही है, ना कोई बहुत गहरी मंदी भी मैं नहीं कह पाऊंगा इस स्टॉक को देखते हुए, इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए। और इस समय मेरी राय ये है, इनके पास किस लेवल पे है? उन्होंने कुछ लेवल बताया, 51 के लेवल से है। तो आपने जहाँ पे लिया है उसके ऊपर जाना मुझे मुश्किल लगता है। तो आप एक काम कीजिए, अगर यहाँ से किसी वजह से गिरावट आती है, और आज ये स्टॉक बंद हुआ है करीब 43 के आसपास, अगर ये किसी भी वजह से कहीं कोई बुरी खबर आए और यहाँ से 6-7 रुपए गिर जाए, मतलब 35-36 ऐसे लेवल अगर किसी वजह से दिख जाए, वहाँ पे थोड़े और ले लीजिए। ओके, और फिर जब ये रिकवरी आएगी तो आपके नुकसान की भरपाई होगी, क्योंकि अभी इसी रेंज में मुझे दिख रहा है और ये बिल्कुल एक्सट्रीम साइडवेज है। ऐसा स्टॉक आपने ऊपर के लेवल पे क्यों लिया, मुझे समझ में नहीं आया। मेरी राय है कि अगर आप ट्रेडिंग के लिए लेते हैं तो किसी एक्सपर्ट से पूछ के ही लिया करें, क्योंकि जहाँ पे बेचना चाहिए था वहाँ पे आपने खरीद लिया। ओके, चलिए प्रदीप, एक सवाल फिर से निफ्टी पे लूंगा। पंकज श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, 4 लॉट निफ्टी के इनके पास 10,700 के पुट ऑप्शन 81 जैन 2019 का है। 10,700 का पुट ऑप्शन है, का पुट 81 पे, 81 रुपीज पे लिया है जनवरी सीरीज के लिए। तो आपके पास थोड़ा वक्त तो है, लेकिन क्या 10,700 तक ये जाएगा? ये थोड़ा मुश्किल आपने ट्रेड किया है।
देखिए आज का बाजार देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि पुट ऑप्शन पे आपके पैसे जल्दी बनेंगे, लेकिन बाजार बहुत वोलेटाइल रहे हैं पिछले दिनों में और कल ही ये ट्रेड आपका बहुत प्रॉफिटेबल था, आज आपका ये ट्रेड बिल्कुल लॉस मेकिंग हो गया है। 2 दिन बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन मेरी राय आपके लिए ये होगी कि अगर आप इतने एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपको लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हैं, मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि ऊपर 11,000 के आसपास के लेवल पर फिर से बाजार अटक सकता है, क्योंकि पहले कई बार अटका है, कुछ देर पहले आप कह रहे थे, ठीक है। अगर मुझे पुट खरीदना है तो मैं 11,000 के आसपास जब बाजार जाएगा वहां पे कॉन्ट्रेरियन होकर सामने से खरीदूंगा, मैं बीच में नहीं खरीदूंगा। और नीचे आएगा तब तो मैं हरगिज पुट नहीं खरीदूंगा, नीचे आएगा तो मैं कॉल खरीदूंगा, क्योंकि ऑप्शन में आप कभी भी बाजार के डायरेक्शन में ट्रेड करके पैसे बनाएं, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू रखना हो तो आप ऑप्शन के साथ प्ले कर पाएंगे। रेंज पकड़िए, उस रेंज के निचले लेवल पर आए तब कॉल खरीदिए, ऊपर जाए तब पुट खरीदिए, तभी आप पैसे बनाएंगे। क्योंकि एक बात आपको समझनी चाहिए, जो ऑप्शन राइटर है उसके जीतने के ऑड बहुत ज्यादा होते हैं, ऑप्शन बायर के जीतने के ऑड्स बहुत कम होते हैं। तो आप उसके खिलाफ जीतने को बैठे हैं जो हमेशा जीतता है, तो उसके लिए ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि अगर आज जैसा ब्रेकआउट दिखाई दिया, मेरे पास कोई पुट ऑप्शन होता तो मैं तो आज काट के निकलता। कल सुबह वही बात जो हम सबको बता रहे हैं, अगर 10,925 के ऊपर निफ्टी निकल जाता है और वहां पर 1 घंटे तक टिकता है तो इस पुट पे आपको जो पैसे मिले वो लेकर के एक बार बैठ जाइए, वेट कीजिए अगला सिग्नल फिर किस तरफ आता है, वहां पे आप एक ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा, चाहे फिर गिरावट में कॉल ले लीजिएगा अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ रहता है तो, या फिर अगर मार्केट टॉप आउट होता हुआ नजर आए तो पुट खरीदिएगा। पर ये ट्रेड आपका फंस गया है, आई एम सॉरी। ओके, चलिए ट्रेड से निकल जाए, ज़्यादा बेटर होगा। प्रदीप, आप सवाल जवाब मेरे ख्याल से बंद करना चाहिए, हमें काफ़ी सवाल जवाब ले चुके हैं। प्रदीप, आप एक कलर्स के वैल्यू पैक के बारे में आप ऐड देखो।